नमस्कार। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। छपे हुए शब्द की जो महत्ता और जो महत्व है वो हम सब जानते हैं, लेकिन भारत में साहित्य के प्रति अभिरुचि बढ़ाने में और बनाने में हमारे पत्र पत्रिकाओं की जो भूमिका रही है उसके बारे में सब जानते तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल उसके विषय में बातचीत करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पत्रिकाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। और इस समय बदलते हुए परिदृश्य में जबकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ऐसे में हमारी साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं की क्या दशा है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार चर्चा होनी चाहिए। और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ विशिष्ट अतिथियों का एक पैनल है। स्टूडियो में बहुत स्वागत प्रोफेसर कुमुद शर्मा, जो साहित्यकार हैं, उपाध्यक्ष हैं साहित्य अकादमी की, आप अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में और निदेशक हैं हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय। बहुत स्वागत प्रोफेसर कुमुद शर्मा आपका। हमारे साथ हैं जाने माने कवि, लेखक और संपादक कुमार अनुपम जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पल्लव, जो साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, आप सहायक आचार्य हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में, और साथ ही आप संपादक हैं बनास चंद के। और चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रोफेसर कुमुद शर्मा आपसे। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको ये बताना जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार से इन साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का सफ़र या यात्रा प्रारंभ हुई इस देश में। संजीव जी, अगर मैं बात करूं तो मैं पूरे परिदृश्य को 3 भागों में बांट के देखती हूँ जी। स्वाधीनता आंदोलन का जो दौर था और स्वाधीनता आंदोलन के बाद जब देश स्वतंत्र हो गया, भूमंडलीकरण से पहले और भूमंडलीकरण के बाद, तो इस तरह इस विकास क्रम में अगर हम देखेंगे तो परिदृश्य साफ नजर आएगा। स्वाधीनता आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो उस समय साहित्य और पत्रकारिता के बीच में कोई भेद ही नहीं था, और जो पत्रकार थे वही साहित्यकार थे, जो साहित्यकार थे वही पत्रकार थे। तो उस समय जो पहला हिंदी का पत्र निकला था उदंत मार्तंड, और हिंदुस्तानियों के हित में निकला था, तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई। कवि वचन सुधा की बात करूँ मैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो वहाँ से हिंदी नई चाल में ढली, क्योंकि उदंत मार्तंड की जो भाषा है वो जिस तरह की हिंदी परिष्कृत हुई वो हिंदी नहीं थी, मध्यदेशीय थी वो। तो जेब जेब सवारी निकली तेब तेब, वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। फिर साहित्यिक पत्रिकाओं की एक लंबी परंपरा चली। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बहुत मतलब निराला तक, छायावाद में मैं कहूँ तो 4 बड़े जो स्तंभ हैं, चारों साहित्यिक पत्रकारिता से जुड़े रहे। राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका बनी ये विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक जो परिस्थितियां थी उसमें राष्ट्रीयता को एक नया आयाम मिला, जिससे ये सारी पत्रिकाएं जुड़ी हुई थी। और उसका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था, संस्कृति तो थी, भाषा और संस्कृति का तो अंतर संबंध है ही जी। सबसे बड़ी बात थी कि इन पत्रिकाओं ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनाया, और पूरे देश को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय जागरण है, उसके साथ हिंदी का जागरण भी है। और इसके लिए आप देखिए पूरी परंपरा को कि हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, और उसके बाद जो नई चाल में ढली हिंदी को महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से कैसे परिष्कृत और परिमार्जित करते हैं। तो भाषा का भी अभियान देखिए, राष्ट्र चेतना की संवाहिका बनी, और इसके साथ साथ साहित्यकारों की एक पूरी पीढ़ी तैयार की। सरस्वती पत्रिका ने साहित्यकारों की पूरी पीढ़ी, मैथिली शरण गुप्त, निराला को कहा जाता उनको हिंदी नहीं आती थी, वो बैसवाड़ी जानते थे, और उनकी पत्नी ने कहा कि तुम तो हिंदी जानते नहीं हो, बैसवाड़ी जानते हो। तो निराला ने सरस्वती की पत्रिका की फाइल मंगवाई, और उस फाइलों से उन्होंने हिंदी सीखी, और इतने बड़े वो रचनाकार निकले। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान में, राष्ट्रीय चेतना में और हिंदी के निर्माण में उस दौर की पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो मिशन थी पत्रकारिता, और मिशन की तरह से काम किया। बहुत सारे लोगों ने पूरी तनख्वाह अपनी लगा दी एक पत्रिका निकालने में, किसी सहायता की अपेक्षा नहीं की। पत्नी के जेवर बेच करके लोगों ने पत्रिका निकाली। उन्होंने सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, बलिदान किया। पूरी एक हिंदी के निर्माताओं की, साहित्यकारों की एक पूरी पीढ़ी थी। देश आज़ाद हुआ, और जो पत्रकारिता हमारी मिशन थी, वो मिशन से व्यवसाय हो गई।
आज़ादी के बाद मिशन से व्यवसाय तो बनी, लेकिन फिर भी व्यवसाय बनने के बावजूद जो मीडिया संस्थान के मालिक थे जी। वो इस बात को जानते थे कि ये व्यवसाय तो है, लेकिन ये व्यवसाय जो और तरह के व्यवसाय हैं उनसे बिल्कुल अलग है। इसके साथ देश हित जुड़ा हुआ है, मनुष्य का हित जुड़ा हुआ है। कुमार अनुपम जी, ये पत्रिकाएं लोकप्रिय किस तरह से हुई, जन जन तक कैसे पहुंची? देखिए, उस समय का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। हमारा देश हित का जो उद्देश्य था, देश हमारा गुलाम था, और उस समय पर एक जन जागरण की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, और उसमें दो बहुत बड़े काम हुए और इसकी शुरुआत वहाँ से हो जाती है। और इसमें सबसे मज़ेदार और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई हिंदी क्षेत्र के लेखकों ने इसमें बड़ा योगदान किया। छत्तीसगढ़ मित्र जैसा अखबार निकलता है जो माधवराव सप्रे निकालते हैं, या कई ऐसे हैं, मैं ढेर सारे नाम ले सकता हूँ। उन सब का उद्देश्य जो था वो राष्ट्रहित था, और राष्ट्र उस समय जिस स्थिति में था, जनता को जगाना और देश के प्रति अपने एक राष्ट्रीय भाव पैदा करना, उसको तैयार करने में इन पत्रों ने बड़ा और पत्रिकाओं ने बड़ा अहम रोल अदा किया। और जैसा अभी आपने कहा कि इसके लोकप्रियता के कारण क्या थे, वो कैसे लोकप्रिय हुई चीज़ें, हमारे यहाँ किस्सा सुनाने की एक बड़ी परंपरा रही है, लेकिन उस किस्से को अपने यथार्थ में और अपने समय की सूचना में ढाल देना, जी, इसको करने में इन पत्रिकाओं और इन अखबारों ने एक बड़ा रोल अदा किया। आज के इस माहौल में बहुत लोगों को ये समझना बड़ा मुश्किल होगा कि जब आपके पास फ़ोन है, आपको कोई संदेश भेजना होता है, आपने भेजा और आप उसको कई लोगों को एक साथ भेज देते हैं। साहित्यिक पत्रिका कोलकाता में निकल रही है, आगरा में, प्रयागराज में, वहाँ से एक पत्रिका निकली और वो गांव-गांव में लोगों तक वो बातें पहुँच गईं। ये जो लगाव है पत्रिकाओं से, ये क्या भावना रही होगी, ज़रा उस पर अगर आप चाहें तो कुछ बताएं। जी, मैं अगर याद करूं साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग के दौर को, उसमें सारिका को भी हम जोड़ दें, लेकिन तब तक एक बात हमें याद रखनी होगी, वो ये कि टेलीविज़न नहीं आया था, और अगर मैं उसको थोड़ा सा और उस बात को गहराई से देखूं तो इंटरनेट भी नहीं था। तो जो एक तो समय के साथ साथ जीवन की गति बढ़ती जाती है, दूसरा मनोरंजन के साधनों का विस्तार भी होता जाता है। तो हमारे देश में 70 तक 80 तक साहित्य न केवल ज्ञान के लिए बल्कि एक मानसिक आनंद के लिए और मनोरंजन के लिए भी एक कमोडिटी था, या मैं ये कह सकता हूँ कि एक माध्यम था। साहित्यिक पत्रिकाओं के, सांस्कृतिक पत्रिकाओं के पाठक इतने प्रतिबद्ध थे कि बंडल बनाकर रखते थे। साहित्यिक पत्रिकाओं के पाठक अभी भी मौजूद हैं, और साहित्यिक पत्रिकाओं को पढ़ने वाले, पसंद करने वाले, सराहने वाले लोग भी हिंदी में और भारतीय भाषाओं में बहुत मौजूद हैं। कुमुद जी, अगर हम इसका प्रभाव हिंदी भाषा पर अगर देखें, क्योंकि हैदराबाद और केरल, पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये पत्रिकाएं जा रही थीं और जहाँ जहाँ लोग इन्हें पढ़ रहे थे या जो पढ़ रहे थे उनसे सुन रहे थे, तो ये भाषा को किस तरह से प्रभावित कर रही थी, या यूं कहिए कि उसका प्रचार प्रसार भी कर रही थी? सबको लगा कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी हो सकती है, और स्वाधीनता आंदोलन का युद्ध लड़ने के लिए आपको एक भाषा चाहिए। बंगाल से ये आवाज़ नहीं उठी। सुभाष चंद्र बोस ने जो है हिंदी में ही कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या तिलक ने भी हिंदी में ही कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर के रहूँगा। तो स्वाधीनता के लिए सबको एकजुट करने के लिए पूरे भारत को एक भाषा की ज़रूरत थी, और सबने कहा कि ये हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा हो सकती है। और इस हिंदी को निखारने के लिए, संवारने के लिए हिंदी के निर्माताओं की एक लंबी श्रृंखला है। संपादक साहित्यकार नहीं रहे, और जो संपादक आए उन पर बाजार हावी है, और वो समझौता कर रहे हैं जिससे भाषा बिल्कुल बदल रही है। और कैसी बदल रही, पल्लव जी अब आप बताएं, आपका क्या नजरिया है इस पर? एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, या जिसकी सबसे बड़ी भाषा का ये स्वरूप आ गया है कि उसको अंग्रेजी या इंग्लिश कहने के लिए हम मजबूर हो गए, तो ये बताएं, ये हमें सोचना चाहिए कि एक कमज़ोर भाषा से किसका हित होता है। अगर मैं या मेरे देश का एक व्यक्ति अच्छी भाषा बोलता है, सही भाषा बोलता है, प्रभावशाली भाषा बोलता है, तो इसमें हमारे देश का हित है, इसमें हमारे राष्ट्र का हित है, इसमें हमारी संस्कृति की रक्षा होती है। लेकिन अगर हम एक कमज़ोर भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं तो हम अपनी बात कायदे से नहीं कह सकते। उनको नियंत्रण करती है पूंजी, या मुझे कहना चाहिए उनको नियंत्रित करता है बाजार।
विज्ञापनों से वो नियंत्रित होते हैं, संचालित होते हैं। अखबार के साथ हम टीवी चैनल्स भी बिल्कुल, तमाम मीडिया जोड़कर बात कर रहे हैं, तमाम मीडिया दर्शकों को बताते चलें। तमाम मीडिया, हाँ, तमाम मीडिया। जी। लेकिन साहित्यिक पत्रिकाओं के साथ अच्छी बात यह है कि वो उनको अभी भी विज्ञापन कंट्रोल नहीं कर सकते। कम से कम खर्चे में अपने मित्रों, सहयोगियों, पाठकों की मदद से, पढ़ने लिखने वाले लोगों की मदद से, साहित्यकारों की मदद से वो लोग अपना काम किसी तरह चला लेते हैं। तो आप अपनी भाषा की भी रक्षा कर सकते हैं, संस्कृति की भी बात कर सकते हैं। साहित्य, भाषा और संस्कृति, मैं भाषा के साथ साथ संस्कृति को जरूर उसका उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए साहित्य क्या काम करता है। साहित्य सीधे सीधे, अगर आज साहित्यिक पत्रिकाओं को, आप हिंदी की किसी भी साहित्यिक पत्रिका का कोई अंक देख लीजिए, संपादकीय पढ़ लीजिए, वो सीधे सीधे हमारी संस्कृति पर हो रहे आक्रमणों या संकटों की बात करते हैं। साहित्य के संदर्भ से अगर मैं देखना चाहूँ तो कौन से आक्रमण है, कौन से संकट है, चाहे वो भाषा को विरूपित करने का हो, चाहे वो गति का लोभ हो, चाहे और तमाम जो जिनकी तरफ अभी बातचीत में इशारा हुआ है, वो तमाम खतरे हों। तो मैं यही कह सकता हूँ कि बाजार से बचकर या बाजार के समानांतर अपने पाठकों और अपने साहित्यकारों के भरोसे जो कुछ काम कर पा रहे हैं, उनसे हमें ये आशा रखनी चाहिए कि वो हमारी भाषा और संस्कृति के पक्ष में थोड़ा ठीक काम कर सकेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो कुमुद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक तो भाषा की जो बात थी, देखिए इंग्लिश या और तमाम जो शब्द हैं दूसरी भाषाओं के, अगर हिंदी लेती है तो इसमें कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी की पाचन शक्ति बहुत मजबूत है और तमाम तरह की दूसरी भाषाओं के शब्दों को पचा करके वो समृद्ध हुई है जी। लेकिन अगर अंग्रेज़ी का मुहावरा, वाक्य विन्यास हिंदी को जकड़ने लगता है तो बहुत मुश्किल दिखाई देती। चिंता का विषय है। भाषा के साथ ये भी खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ बाजार है, एक तरफ जिसे कहना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसमें अखबार भी हैं, टीवी चैनल्स भी हैं। कभी कभी वो जो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों की वजह से तो साहित्य पर कभी कभी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन गंभीरता से जो चर्चा होनी चाहिए, या जो आप लोगों ने बात कही भाषा और संस्कृति को मिलाकर कि हम क्या उसे समृद्ध कर रहे हैं, क्या हम उसे अगली पीढ़ी को वो टॉर्च बेयरर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जब पत्रकारिता का उद्देश्य सनसनीखेज पर आकर टिक गया, वहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हो चुकी थीं, और वही उद्देश्य आप अखबारों में साहित्य के लिए जगह कम होने लगी। चैनल्स में जब तक कोई ऐसी खबर ना आए जिससे कि एक आम आदमी उद्वेलित ना हो जाए, ऐसे विषय ढूंढे जाने लगे, तो उसका असर साहित्य पे पड़ना ही पड़ना था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी समय इंटरनेट और तमाम माध्यम आ गए, संचार माध्यम बदल गए। एक प्रभाव तो ये कि जो उन्होंने लिखा उसको अभिव्यक्त करने का उन्हें मंच मिल गया। दूसरा प्रभाव ये पड़ा, जिसके बारे में मैं पहले से भी कई मंचों पे कहता रहा हूँ, कि जो एक संपादक जैसी संस्था हुआ करती थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जिक्र आया कि उन्होंने संस्कारित करने का, भाषा को, साहित्य को संस्कारित और स्वरूप देने का जो काम किया था, वो बाद के भी संपादकों ने किया। हम कई बड़े संपादकों का नाम भुला नहीं सकते हैं जिन्होंने पूरी पीढ़ी की पीढ़ी सामने लाने का एक बड़ा योगदान किया है। चाहे वो रविंद्र कालिया हो, चाहे वो राजेंद्र यादव हो, चाहे विद्यानिवास मिश्र हो, चाहे प्रभाकर श्रोत्रिय हो, ये सब ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने साहित्य में पूरी पीढ़ी स्थापित की है। जो संपादक संस्था हुआ करती थी, जो कि इस रचना में ये रचना किस तरफ जा रही है, क्या ये जनपक्षधर है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कोई हित आम जन का इससे बाधित और नुकसान हो रहा हो उसका, तो वो कई बार लेखक लिखते हुए उस ओर ध्यान नहीं दे पाता था, लेकिन संपादक खुले मन से उस पर विचार करके बताता था कि आप इसमें थोड़ा ऐसे अगर बदलाव करें तो ये रचना और प्रभावी हो सकती है। वो जो ठिठकन थी, वो जो सुधारने वाले प्रक्रिया की जो एक संस्था थी जी, वो जब संचार माध्यम आए तो वो संस्था कहीं उन्होंने छोड़ दी उसे, और इसका एक नुकसान तो है ही। दूसरा, अगर मैं उन लोगों के पक्ष में सोचूं कि जिनको मंच मिला अपने को अभिव्यक्त करने का, हम रचना भेज रहे हैं, बहुत दिनों तक रचना संपादक के पास पड़ी हुई है, कोई जवाब नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये छपेगी भी कि नहीं छपेगी। कई बार तो उस रचना की जो तात्कालिकता थी, जो उसमें विशेष समय पे जो लिखी गई घटना पर रचना थी, घटना बीते बहुत समय हो गया और रचना अपना जो उस समय का प्रभाव था वो कम होता गया।
कोई जवाब नहीं आता था। युवा रचनाकार दुखी होते थे, सालों साल इंतज़ार करते थे कि संपादक जी जवाब दे दें। अब उनको एक मंच मिल गया था कि अब हम अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं और वहाँ अच्छी चीज़ें भी आई हैं। एक बात मैं यहाँ जोड़ करके कहना चाहती हूँ कि इस समय जो साहित्यिक पत्रकारिता का परिदृश्य है और जो हम पहले की बात कर रहे हैं, तो साहित्यिक पत्रकारिता तकरीबन 75 तक ऐसा परिदृश्य रहा कि वो साहित्य की प्रेरणा का, ऊर्जा का, गतिशीलता का ऐसा मंच थी जो सबके लिए, सारे साहित्यकारों के लिए एक उन्मुक्त आकाश बन जाता था। लेकिन उस समय के संपादकों ने ये कोशिश नहीं की, वो साहित्य का उन्मुक्त आकाश बनाते थे, मठाकाश नहीं बनाते थे। साहित्यिक अभिरुचि बनाने, पाठकों को उस ओर, साहित्य की ओर प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और पढ़ने की ओर जगाने और उस दिशा में जाने के साथ साथ कितना मुश्किल है ये काम। साहित्यिक पत्रकारिता के सामने ये संकट तो है कि उसकी पहुंच बहुत सीमित हो गई है। पिछले 30 सालों की, 40 सालों की, 25 सालों की कोई महत्वपूर्ण रचना आप उठाकर देख लीजिए, कहानी, कविता, उपन्यास, वो सारी रचनाएं इन साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से आई हैं। चाहे रेहन पर रघु उपन्यास हो जिसको साहित्य अकेडमी ने पुरस्कृत किया, वो तद्भव में छपा था। रविंद्र कालिया को हम इस बात के लिए कभी नहीं भूल सकते कि उन्होंने साहित्यकारों की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार की, पूरी नई पीढ़ी जिसके अंदर कहानीकार भी हैं, कवि भी हैं, कुछ आलोचक भी हैं। आज के दौर में साहित्यिक अभिरुचि बनाए रखना और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो नया पाठक वर्ग तैयार करना, ख़ास तौर पे इस दौर में जबकि डिजिटल युग है और लोग सोशल मीडिया और इसके ज़रिए चीज़ों तक पहुंचते हैं ज़्यादा, तो कैसे अब आगे और बात बढ़ेगी या जो हो रहा है हम उससे संतुष्ट हैं? आपसे शुरू करें। देखिए, कुछ दिनों पहले तक ये कहा जाने लगा था कि अब लोगों के पास समय नहीं बचा है, वो साहित्य क्या पढ़ेंगे, अब हम मोबाइल पे छोटे से क्लिप्स बना करके भेज देंगे, वो पढ़ लेंगे। और अब गौर कीजिए तो ये वेब सीरीज का भी ज़माना है। जब इतना लोगों के पास धैर्य है कि वो सीजन के सीजन पूरा फिल्में देख रहे हैं, तो आप गौर कीजिए कि ये जो विरोधाभास रचा जा रहा है, ये बाजार रचता है। एक तरफ इतनी तेज़ी के साथ हमारे सामने से दृश्यों का पूरा अंबार हमारे सामने से गुजारा जा रहा है कि आप कहीं एक जगह टिक ना पाएँ, आपकी निगाह एक जगह कहीं स्थिर ना होने पाए। आवाज़ कम भी हो तो भी वो अपना अस्तित्व बनाए रखती है। व्यक्तिगत प्रयास तो होने ही चाहिए। और ये चिंता का विषय है कि पता नहीं क्यों अखबारों ने अपने यहाँ साहित्य की जगह कम की है। मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा पाठक वर्ग है। चैनल के माध्यम से निवेदन भी करूँगा उनसे कि साहित्य को अच्छी जगह दें और ऐसे जो माध्यम हैं वो बड़ी मदद करते हैं। कुमार अनुपम जी जो बात कह रहे थे कि अब तो वेब सीरीज़, मतलब लोग क्या सिर्फ अब देखना और सुनना ही चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते? इस समय जो मौजूदा दौर है, उस समय भविष्य क्या होगा साहित्य का और कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझती हूँ कि परिवर्तन तो ज़रूर होगा। अब आप देखिए कि एक समय था कि महाकाव्य होते थे, फिर महाकाव्य का स्थान उपन्यासों ने ले लिया, तो आगे डिजिटल युग जो है उसमें साहित्य तो बदलेगा, साहित्य के स्वरूप में बदलाव निश्चित तौर पर आएगा। और साहित्यिक अभिरुचि बनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साहित्य को आप युवा वर्ग से जोड़ें। साहित्य का भविष्य कैसा होगा, ये बहुत बड़े सवाल हैं, ये इतने आसान नहीं है इन सवालों के जवाब देना भी। लेकिन जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, जीवन को नया करने का संकल्प, स्वाधीन बनाने का संकल्प हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है। और आपके यहाँ कितनी भी जटिलताएं क्यों ना हो समाज में, कैसा भी माहौल क्यों ना हो, साहित्य से व्यक्ति का रिश्ता टूट नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक आपके भीतर सांस है, स्पंदन है आपके भीतर, क्योंकि आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, लेकिन आप जब रात को जाते हैं तो दिन भर की सारी जो बेचैनी है, यातना है, जो कुछ आपने झेला है, सुख दुख, हर्ष विषाद, सब आपको घेरते हैं। फिर वहाँ से साहित्य पैदा होता है। और साहित्य जो है तमाम जीवन की जटिलताओं के बीच कहीं साहित्य में आपको शरण भी मिलती है, वो आपको सुकून भी देता है, कोई रास्ता भी दिखाता है। तो वो मनुष्यत्व जो छीज रहा है उसको बचाने के लिए साहित्य को तो आना ही चाहिए, उसको आना पड़ेगा, चाहे उसका स्वरूप भले ही बदल जाए। जो परिवर्तन है
इतना तेजी से परिवर्तन है। पहले लोग कहते थे 10 साल में मतलब जनरेशन गैप होता है, अब तो 6 महीने में होता है। तो जो नई पीढ़ी है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब हम साहित्य में अगर दोहरावी होता रहे तो नई पीढ़ी है उसका एक्सरे हम नहीं उतार पा रहे हैं। छोटी छोटी प्रतिक्रिया आपसे लें ताकि थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आज के इस परिदृश्य को, कि हमारी चिंता इस बात को लेकर, जो कुमुद जी ने जो कहा कि संकट तो है, और आप तीनों ने ये बात सामने रखी है कि जो बदल गया है वो बदल कर किस दिशा में जाएगा अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि क्या साहित्य से युवा जुड़ेगा। साहित्य के पाठक बढ़ रहे हैं, इसको मैं मानता हूं और उसके मेरे पास प्रमाण है। साहित्य एकेडमी की 2 जगह हमारी दिल्ली में, एक दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर और एक कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। अच्छा। इन्हीं 2 जगह पर नेशनल बुक ट्रस्ट की भी बुक शॉप है। आप दोनों संस्थाओं से पता कर सकते हैं, दोनों जगह की किताबों की जो दुकानें हैं घाटे में नहीं है, मुनाफे में है। इसी तरह से आप भारत में होने वाले किसी भी पुस्तक मेले में चले जाएं, हाँ। आपको वहाँ सबसे ज़्यादा युवाओं की भीड़ दिखाई देती है। असल में क्या है कि एक परसेप्शन हम बना लेते हैं जिसको मीडिया बार बार पोषित करता है और जिसको जो बाजार को सूट करता है। क्योंकि साहित्य की बात करना, सच्चाई की बात करना है, साहित्य की बात करना है, मनुष्यता की बात करना है। मैं इस संदर्भ में स्वीकार करता हूं कि हमको, यानी कि जो साहित्य की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, हाँ। हमको हमारा काम और ज़्यादा बेहतर ढंग से करना चाहिए, बड़े पैमाने पर करना चाहिए, ज़्यादा गहराई से करना चाहिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अभी हम साहित्यिक पत्रिकाओं और आज का जो युवा वर्ग है वो हम क्या देखते हैं भविष्य में? इस तरह का जो भी प्रकाशित शब्द होगा, मतलब अब उसे हम सिर्फ ऐसा छपा हुआ किताब में नहीं, अब तो जो इंटरनेट पे भी जो प्रकाशित हो रहा है वो भी पब्लिश्ड वर्ड ही है, उसका भविष्य हम कैसा देखते हैं पाठकों के बीच? देखिए, भविष्य तो अच्छा है, और भले किसी भी माध्यम में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या छपा हुआ माध्यम हो या जिस तरीके से डिजिटल माध्यम है, साहित्य कहीं भी आए, अपने किसी भी स्वरूप में आए, उसके प्रति युवाओं में तो पसंद बढ़ी ही है। भूमंडलीकरण के दौर में भी हिंदी रोज़गार की भाषा बन गई, लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी, अपने प्रोडक्ट को भी बेचने के लिए उन्हें हिंदी की ज़रूरत पड़ रही है। अभी मैं कई कंपनियों के बारे में, मेरे मित्र लोग हैं, जानता हूं कि अगर उनको केरल में जा रहे हैं तो वहाँ का जो लोकल साहित्य है, जो वहाँ के जगह के बारे में कुछ ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं, उसको भी उन्होंने अपने सर्वे का आधार बनाया है। तो ये हमारी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की ताकत है कि उनको अपनी चीज़ों को यहाँ लाने के लिए और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए भी भाषाएं उसमें काम कर रही हैं। कुमुद जी, क्या वर्तमान दौर में भविष्य को देखते हुए साहित्यकारों की चुनौतियाँ पहले के मुकाबले ज़्यादा हैं? जितने भी परिवर्तन, जितने भी युग आए साहित्य पत्रिकाओं के जीवन में, अभी का दौर सबसे मुश्किल है या जिस दौर में जी रहे होते हैं हमें वो सबसे मुश्किल लगता है? ये मुश्किल दौर है इसलिए कि परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और साहित्य के रथ पर किसी ने बहुत तरह तरह की शक्तियां सवार हो गई हैं, और तो इसकी चुनौती का सामना तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि साहित्य की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो और इस तरह की चुनौतियां आई हैं पहले भी, और हमारे साहित्यकार जो हैं उन्होंने उन सब का सामना किया है। जिसमें साहित्य लिखने की ललक होगी, लगन होगी, वो ज़रूर लिखेगा साहित्य। तो मतलब साहित्य, मैंने पहले भी कहा कि साहित्य के हम खात्मे के युग में कभी नहीं जा सकते हैं। साहित्य हमेशा, जब तक हमारे भीतर एहसास है तब तक साहित्य लिखा जाता रहेगा। बस यही है कि साहित्य का हमारे पास एक विजन होना चाहिए। केवल अनुभव से साहित्य नहीं लिखा जा सकता है, अनुभव के साथ विचार भी होना चाहिए। अनुभव और विचार की सही संगति के साथ अगर आप साहित्य लिखेंगे तो दूर तक पहुंचेगा, उसकी आवाज़ गूंजेगी। कितना ज़रूरी है आज के संपादक को टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े रहना ताकि वो अपने पाठक से जुड़ा रहे। बिल्कुल, देखिए, अगर आज के दौर में हिंदी का कोई संपादक या भारतीय भाषाओं का कोई संपादक जो साहित्यिक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है,
अगर वो तकनीक का लाभ नहीं उठाना जानता तो निश्चित रूप से वो पीछे रह जाएगा, नुकसान में रहेगा। इंटरनेट के आगमन ने हमारे लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो इंटरनेट के आगमन ने हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान भी की है। रचनाएं गई है और 6 महीने तक, साल भर तक जवाब नहीं मिलता। अब इंटरनेट से, आप ईमेल से आपके पास रचना आती है, आप 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में जवाब दे सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, डाक का झंझट नहीं रहा, समय की बचत हो गई, पैसा नहीं लगता, तीनों बातें। और एक और बात, इंटरनेट की वजह से, नई तकनीक की वजह से ये संभव हुआ है कि हमारी साहित्यिक पत्रिकाएं केवल हिंदुस्तान या हिंदी पट्टी में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां कहीं भी हिंदी के पाठक हैं, जहां कहीं भी, और आप यकीन मानिए पूरी दुनिया में हिंदी के पाठक हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां तक हमारी हिंदी की पत्रिकाओं का व्यापक प्रसार हुआ है इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट पर ऐसे पोर्टल हैं, नॉटनल नाम का एक पोर्टल है जो हिंदी की लगभग सभी साहित्यिक पत्रिकाओं को इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाता है। तो अब अगर इन नई तकनीकों का लाभ उठाकर हम अपनी भाषा और संस्कृति की सेवा करेंगे और उसके लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लाभ में रहेंगे। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ के कहना चाहूँगी कि ये डिजिटल जो दुनिया है, इसने आपको इतना बड़ा डेमोक्रेटिक स्पेस दे दिया है कि वहाँ आपको संपादक की ज़रूरत भी नहीं, हर आदमी अपनी गाड़ी ले जा सकता है साहित्य की, और आपने लिखा और तुरंत आपने उस पर डाल दिया। लेकिन चुनौती इतनी बड़ी है कि वहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इतनी ज़्यादा सामग्री है कि उसमें से आप सही सामग्री तक पहुँच सके, ये भी पाठक की चुनौती बहुत बड़ी है। ये भी एक चुनौती है। डॉक्टर पल्लव, प्रोफेसर कुमुद शर्मा, कुमार अनुपम जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद, आभार। ये चर्चा ऐसी है कि ये खूब चल सकती है, कभी फिर इस चर्चा में हम आपके साथ फिर शामिल होंगे। आज आप हमारे साथ यहाँ शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप दर्शकों का भी। और जैसा कि आज का जो समय है उसके बारे में एक गीत की पंक्ति है, आनंद बख्शी ने लिखा है कि आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। जैसा हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि बहुत कुछ है, लेकिन ये भी सच है कि जब तक जीवन है, साहित्य की आवश्यकता है, उसका स्थान है, वो हमेशा रहेगी वो ज़रूरत, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए साहित्यिक पत्रिकाएं और संपादक, लेखक, साहित्यकार रहेंगे। ना उनके बिना हम हैं, ना हमारे बिना वो हैं। जीवन है, ये सब है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।